हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। हम लक्ष्मीकांत सीरीज को कर रहे हैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम लेके चलेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको और भी लगता है कि कोई और टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम देखेंगे कि किस तरह से डिमांड रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और किस तरह से ये सारी जो बातें हैं वो हुई। सबसे पहले 1934 में जो आइडिया दिया ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए हमारे देश के लिए, वो दिया था एम.एन. रॉय ने, ठीक है। 1935 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, किसके लिए, फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। 1934 में आइडिया है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ओके। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला ऑन द बिहाफ ऑफ INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा फ्री इंडिया का, वो बनेगा विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब बाहरी कोई भी जो इंटरफेरेंस है वो हमें नहीं चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो इलेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग से वो इलेक्ट होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होंगे, और कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो तो विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना ही बनी थी, ब्रिटिश के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही बनी थी, मगर ये अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं बन पाई थी बिकॉज उस समय ऐसा माहौल ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर्स थे इसमें और पार्शली जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ठीक है। मैं वो आगे बताऊँगी किस तरह से हुआ, मगर ये याद रखिएगा अडल्ट फ्रेंचाइज वहाँ पे नहीं हो पाया था, ठीक है। चलिए 1940 में आखिरकार जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो क्या हुआ, ब्रिटिशरों ने मान ली कि 1940 में जो अगस्त ऑफर के दौरान ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनेगी, ठीक है। 1942 में क्या होता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो इंडिया आते हैं विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश ऑन फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिपेंडेंट भारत का वो कब बनेगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनेगा, मगर मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर लिया और उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें 2 स्टेट्स चाहिए, ठीक है। हमें इंडिया से सेपरेट होना है, हमें एक अपनी अलग से एक पाकिस्तान एक कंट्री चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और ओवरऑल जो ये क्रिप्स मिशन है वो फेल हो जाता है, और ये हिस्ट्री में आप बहुत डिटेल से पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है आपको। और फिर फाइनली जो है वो कैबिनेट मिशन आता है और ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है कि जो आइडिया जो मुस्लिम लीग ने दिया था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, मगर जो कैबिनेट मिशन आता है ये रिजेक्ट कर देता है कि कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनेगी ये भी बताता है, और ये भी बताता है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है वो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन के बेस पे बनी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नवंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, उसकी मेन फीचर्स क्या हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से थे, पैथविक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर रही हूँ आपको मैं। फिर बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन ने स्कीम रखी कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कितने उसके मेंबर्स होंगे, कितने ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, कितने प्रिंसली स्टेट से आएंगे, ठीक है। तो फीचर ऑफ द स्कीम क्या था कि टोटल स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रहेगी वो कितनी रहेगी, 389, कितने रहेगी 389। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ थी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। और उसमें से जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो सीट्स थी वो कितनी थी, 296, ठीक है। और आपको पता है राजे रजवाड़े जो थे उनकी जो प्रिंसली स्टेट थी उनमें से 93 जो सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई और 290 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी, ठीक है। और अगर हम बात करें 290 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया की थी उसमें क्या क्या जो प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी उसमें मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल थे, ठीक है। और अगर हम बात करें जो प्रिंसली स्टेट्स की, ये 93 सीट्स पे जो मेंबर होते वो नॉमिनेट होते, और नॉमिनेट कौन करता है उनको, जो प्रिंसली स्टेट के हेड होते हैं, मतलब जो भी राजे रजवाड़े वहाँ के हैं
वो वहाँ से अपने जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करेंगे। वेयरएज जो 296 सीट्स हैं ब्रिटिश इंडिया की, ये पार्शली इलेक्टेड होंगे, और किस तरह से होंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे चलते हैं। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी, ठीक है। नॉमिनेटेड कौन थे? जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर, जो भी प्रिंसली स्टेट के मेंबर चुने जाते वो पार्शली नॉमिनेटेड होते, और जो ब्रिटिश इंडिया से चुने जाते वो पार्शली इलेक्टेड थे। मगर जो प्रिंसली स्टेट थी उसने यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाई, और प्रिंसली स्टेट्स ने बोला भाई हमें यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं करना, आप बनाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें यहाँ से बाहर ही ठीक है, ठीक है। मगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो मेंबर्स आ रहे थे उनको किसने इलेक्ट किया था? उसको इलेक्ट किया था प्रोविंशियल असेंबलीज ने। देखो, अब क्या होता है, यहाँ पे हमारी स्टेट होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है। उस दौरान स्टेट्स को क्या कहा जाता था? प्रोविंसेस कहा जाता था। और प्रोविंसेस की क्या थी? अपनी उनकी क्या थी? असेंबलीज थी। ये मैं आपको पढ़ाया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पे उनकी असेंबलीज थी, और इन असेंबली में जो मेंबर थे वो कौन थे? जो आपको पता है उस दौरान किनको चुना जाता था कि जिनकी एजुकेशन अच्छी होगी, या जो ज़्यादा टैक्स देते होंगे, या जो अमीर लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, ठीक है, तो वो लोग इन असेंबली में चुने जाते थे। और इन्हीं जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर थे, इन्होंने जो मेंबर जो इलेक्ट किए वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर बन के आए, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया की ओर से कौन मेंबर्स आए? जो प्रोविंशियल असेंबली ने क्या किए थे? इलेक्ट किए थे, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे की जो प्रोविंशियल असेंबली थी हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइज। क्यों? क्योंकि उस समय सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ जो अमीर लोग थे या जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, जो ज़्यादा एजुकेटेड थे, वही लोग जो प्रोविंशियल असेंबली में चुन के आते थे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेशन में जो मेंबर्स आते हैं वो प्रिंसली स्टेट से आते हैं, मगर प्रिंसली स्टेट्स ने बोला हम यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे, हम अपना राज करेंगे, आप अपना काम करो, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है नहीं बनाना है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बची 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया की थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की जो सीट्स थी उस पे हुए इलेक्शन। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुए? ये इलेक्शन हुए। देखो, प्रिंसली स्टेट ने बायकॉट कर लिया, भाई हम नहीं करेंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट। तो 296 जो मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडिया के, उसमें से 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत ली, ठीक है। मेजोरिटी में ये जीत गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 73 सीट्स किसने जीत ली? मुस्लिम लीग ने जीत ली। और 15 सीट्स इंडिपेंडेंट लोगों ने जीत ली, ठीक है। तो टोटल हो गई अभी 296, 208 सीट्स आईएनसी ने जीती, 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने और 15 सीट्स इंडिपेंडेंट, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने कितनी सीट जीती थी, ठीक है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। मगर मुस्लिम लीग क्या करती है? बायकॉट कर देती है और इंसिस्ट करती है भाई हमें सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान की, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 में होती है, मगर मुस्लिम लीग वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो कितने मेंबर करेंगे टोटल? देखो, 208 थे आईएनसी के, ठीक है। 208 मेंबर जो आईएनसी के जीत के आए थे, और 15 थे ना इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे 15 थे इंडिपेंडेंट, उनमें से सिर्फ 3 ने ही पार्टिसिपेट किया पहली मीटिंग में, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि पहली मीटिंग में कितने मेंबर्स ने अटेंड किया था। सो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑन द बेसिस ऑफ कि ये सबसे सीनियर थे उस दौरान, ओके। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट, ठीक है। चलो, 2 वाइस प्रेसिडेंट दैट इज एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, इनको दोनों को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर चुना गया, ठीक है। और दिसंबर 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? मूव किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये वही है जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर एज ए प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। और इसको जनवरी 22, 1947 को यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, करेक्ट। चलिए, फिर बात आती है चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। फिर
देखो आज़ादी से पहले ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, मगर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया फिर 1947 में, तो इसने 3 चेंजेस की जो पोजीशन थी असेंबली की उस दौरान, ठीक है। तो 3 मेजर चेंजेस क्या थी वो हम देख लेते हैं कि असेंबली को फुली सोवरेन बॉडी बना दिया गया कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है अब, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी भारत की थी कि जो भारत के पूरे जो डिसीजन है वो कौन लेगा, वो ये असेंबली ही लेगी, बिकॉज अभी इलेक्शंस हुए नहीं थी और कोई पार्लियामेंट नहीं थी, तो यही एक्ट करेगी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी भी, ठीक है। असेंबली क्या करेगी, फुली सॉवरेन होगी, अपने डिसीजन खुद लेगी, और ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी एक्ट करेगी कि अगर जब तक हमारा कानून मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, हमें नहीं पता चलता कि किस तरह से हमने लॉ बनाने हैं, तो उस दौरान जो भी लॉज बनाए जाएंगे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, वो कौन बनाएगा, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। इसको ये पावर दे दी, किसने दी, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इसके 2 फंक्शन होंगे, पहले तो सिर्फ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट करना है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, मगर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने इसको 2 फंक्शन दे दिए। भाई अब तुम्हारे 2 फंक्शन है, पहला क्या, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो इसका पहला प्राइम फंक्शन था, ठीक है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस दौरान जो चेयरमैन थे या जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती फॉर इनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉज, अगर कोई लॉ बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल रही है, तो उस दौरान जो चेयरमैन थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे जीवी मावलानकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लॉ बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती तो जीवी मावलानकर जी उसको हेड करते, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हेड करते, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके। तो ये जो 2 फंक्शन है ये कंटिन्यू रहे इसकी 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। ये इसकी जो एक लाइन है ये आपके लक्ष्मीकांत से ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा जो पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी नहीं किया है, मगर जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपकी लक्ष्मीकांत से ही ली हुई है, ओके। चलिए, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडिंग इन द पाक, ठीक है। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के दौरान क्या हुआ था, एक इंडिया बन गया था, एक पाकिस्तान बन गया था, है ना। तो मुस्लिम लीग के मेंबर जो पाकिस्तान के एरिया में आ रहे थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विदड्रॉ कर दिया कि अब हम यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की थी वो उसमें पार्टिसिपेट क्यों करते, ठीक है। तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, दैट इज द 389। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी रिड्यूस हो गई थी या कितनी हो गई थी। फिर 389 से ये 299 पे आ गई अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ, ठीक है। और 299 जो टोटल सीट्स थी इसमें 299 ब्रिटिश इंडिया थी और 70 प्रिंसली स्टेट, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट नहीं हुआ है, मेरे से मिस्टेक हो गई है, मगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। देखो मैं नहीं भी बताती तो भी आप कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे 70 प्रिंसली स्टेट्स निकाल दो तो कितने बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, 229। तो यहाँ पे कितना आएगा, 229 ब्रिटिश इंडिया की सीट्स बच गई और 70 प्रिंसली स्टेट्स की बच गई, ठीक है। अगर मैं करेक्ट नहीं भी कर पाऊँ तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के आप देख। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मेजर कमेटीज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, और भी कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और अगर आपको और कोई लेक्चर चाहिए, कोई करंट अफेयर का हो गया, जो भी आप चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए उस पर भी लेक्चर लाऊंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।